हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं तो मैंने डिसाइड किया है कि एसएसटी की रिवीजन एक ही वीडियो में करवाई जाएगी। सो एसएसटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सो हिस्ट्री रिवीजन इन 1 वीडियो, ज्योग्राफी इन 1 वीडियो, पॉलिटिकल साइंस इन 1 वीडियो और आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स रिवीजन इन 1 वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके बाद हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन एंड देन वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस। बोथ द चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। दिस क्वेश्चन केम इन सीबीएसई 2018। सो यहाँ पे हमें बताने हैं क्रेडिट यानी उधार लेना, ऐसे कौन से इनफॉर्मल सोर्सेज हैं जिनसे हम उधार ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम उधार लेना चाहते हैं, तो कौन से इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। सो दीज इनफॉर्मल सोर्सेज आर मनी लेंडर्स जो कि इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और ये जितने भी इनफॉर्मल सोर्सेज हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रूरल इंडिया में फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को और बढ़ाने की जरूरत क्यों है। एंड दिस क्वेश्चन केम इन सीबीएसई 2016। सो द आंसर इज इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उधार लेकर अपना काम शुरू करते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो उस पैसे को वापिस लौटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, और ये लोग ज्यादातर डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से। सो देयर इज अर्जेंट नीड कि इंडिया में फॉर्मल सोर्सेज को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इट केम इन सीबीएसई 2016। व्हाई आर मोस्ट ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड्स डिप्राइव्ड फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। सो द क्वेश्चन इज इंडिया में जो लोग बहुत ही गरीब हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों नहीं ले पाते। सो द आंसर इज लोन लेने का एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लोन लेने जा रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए जो कि आप बैंक को प्रोवाइड करते हो और उस सिक्योरिटी को बोला जाता है कोलेटरल। आपके पास कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके घर के पेपर्स होने चाहिए या कुछ और आपने डिपॉजिट किया हुआ है। और मोस्टली हाउस होल्ड जो है वो पुअर हाउस होल्ड है और उनके पास कोलेटरल नहीं होता, तो इसीलिए उन्हें लोन भी नहीं मिलता और उन्हें बाहर से लोन लेना पड़ता है। किससे? इनफॉर्मल सोर्सेज से, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, बैंक्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं उससे उनका सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ता है। दिस क्वेश्चन केम इन सीबीएसई 2016। सो बैंक्स में जितने भी लोग डिपॉजिट्स करवाते हैं, एफडीज, आरडीज, जो भी बॉन्ड्स वगैरह करवाते हैं, उसी पैसे को बैंक लेंडिंग में यूज करता है, मींस दूसरे लोगों को लोन देता है और जो भी लोन से इंटरेस्ट आता है फिर वो उसका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वन कैन नॉट रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज इन इंडिया। इंडिया में अगर कहीं भी रुपीज में पेमेंट की गई है तो उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। क्यों? वेरी सिंपल, एंड दिस केम इन सीबीएसई 2016। सो रुपीज में की गई पेमेंट को इसलिए मना नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लीगलाइज की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, what are demand deposits, what are their advantages? This question came twice, मार्च 2012 एंड 2016। डिमांड डिपॉजिट्स, इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कोई डिपॉजिट करवाया है और उसे जब हम विड्रॉ करवाना चाहते हैं, जो भी हमारी डिमांड जाएगी हम उसे विड्रॉ करवा सकते हैं। दीज आर डिपॉजिट्स विच आर विड्रॉन ऑन डिमांड। जब भी हमें जरूरत है हम उसे निकलवा सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज कि हम किसी भी टाइम अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं। सेकेंड इज कि हमें इससे इंटरेस्ट भी मिलता है और जो डिपॉजिटर है वो इसकी पेमेंट थ्रू चेक भी कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द रोल ऑफ मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल कैसे प्ले करती है। दिस क्वेश्चन केम ट्वाइस इन 2015 एंड सीबीएसई 2016। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द आंसर इज जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करती है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल आपके पास मनी है तो आप कहीं भी जाके कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं या कोई भी सामान खरीदना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो इस तरह से जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इट हैज रिमूव्ड the coincidence of bonds in the barter system. So what is barter system? barter system होता था पुराने टाइम में जब दो लोग आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे और उस टाइम पर पैसे नहीं होते थे, विदाउट द यूज ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो लोग हैं, एक के पास है ग्रेन्स और एक के पास है फ्रूट्स। ये इसे ग्रेन्स देकर फ्रूट्स बाय कर सकता है और ये इसे फ्रूट्स देकर ग्रेन्स बाय कर सकता है। तो ये था बार्टर सिस्टम। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये
ये थी, जो चीज आप खरीदना चाहते हो वही सामने वाले के पास होनी चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम चल पाता था। लेकिन मनी का क्या फायदा है, अगर हमारे पास मनी है तो सामने वाले के पास कुछ भी हो या ना हो, हम कहीं पर भी जाके कुछ भी बाय कर सकते हैं, बिकॉज मनी इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। सो दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, और इससे हम कोई भी गुड्स, सर्विसेज और फैसिलिटीज को बाय कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज मनी ऑफर्स इकोनॉमिक फ्रीडम, इससे हमें इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है, हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पिछला क्वेश्चन था कि मनी को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ पर रुपीज की बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट केम इन 2008, 12, 13 and 2015. So answer is, first of all, rupees is authorized by Indian government, and second, रुपीज का जो डिमांड एंड सप्लाई है ये किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया हुआ है, इसीलिए इंडिया में कहीं पर भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन रुपीज में कर सकते हो, इसे कोई भी मना नहीं कर सकता। एंड लास्ट इज, वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विस इज मेजर्ड इन रुपीज, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी सर्विस लेते हो उसको मेजर भी रुपीज में ही किया जाता है, मीन्स उसका जो प्राइस है वो भी रुपीज में ही होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम बैंक्स में मनी डिपॉजिट करवाते हैं तो उसका हमें क्या फायदा। वेरी इजी क्वेश्चन, इट केम इन 2010, 15 and 16. So first point is, it is a safer place. बैंक सबसे सेफर प्लेस है, हमारा पैसा वहां पर 100% सिक्योर है। सेकंड इज, वहां पर मनी डिपॉजिट करवाने से हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। थर्ड, एक तो हमारी मनी सेफ है, और दूसरा हमारे पास प्रोविजन होता है, जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है हम उसे बैंक में जाकर विड्रॉ करवा सकते हैं। एंड लास्ट इज, बैंक्स में जितनी भी मनी डिपॉजिट होती है बैंक्स उसका थोड़ा सा पोर्शन ही खुद के पास रखते हैं, बाकी सारा पैसा इंटरेस्ट पर लगाया जाता है, मींस लोन दे दिया जाता है, एंड विच इज यूज्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स, लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस। ये हमने पहले भी बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में किया था, It came in 2010, 2012 and 2014. Very easy question. So demand deposits ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो हम बैंक में करवाते हैं और हम उसे किसी भी टाइम बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं होती। सेकेंड एडवांटेज, दे आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थर्ड, दे आर एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। एंड लास्ट इज, अगर आपको कहीं पर भी पेमेंट करनी है तो कैश निकलवाने की जरूरत नहीं है, आप पेमेंट चेक के थ्रू भी कर सकते हो। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कोलेटरल एंड व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लेंडिंग। जब भी आप किसी से उधार लेते हो तो जो भी आपको उधार दे रहा है, जो लेंडर्स हैं, वो कोलेटरल की डिमांड क्यों करते हैं। 2014 में ही 2 बार आया है, बट अलग अलग सेट्स में, मींस दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलेटरल का सिंपल मीनिंग है सिक्योरिटी। जब भी हम किसी से कुछ उधार ले रहे हैं तो उसको हम कोई ना कोई सिक्योरिटी देते हैं। सो कोलेटरल एक एसेट होता है जिसे कि बोरोअर बाय करता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी लैंड, बिल्डिंग, कोई भी व्हीकल या डिपॉजिट्स विद बैंक्स, और इसे हम एज अ सिक्योरिटी यूज करते हैं, और ये हम किसे देते हैं, जिससे हम उधार ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंक से उधार ले रहे हैं, बैंक से हम लोन ले रहे हैं, तो उसे भी हमें कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें घर के लिए लोन लेना है, तो जो हमने घर बाय किया है उसके हम पेपर्स बैंक को डिपॉजिट करवा देंगे, तो वो जो घर के पेपर हमने दिए हैं दैट इज अ कोलेटरल। और अगर जिसने उधार लिया है वो टाइम पर लोन नहीं देता है तो जो लेंडर है उसके पास फुल राइट होता है कि वो आपकी एसेट को सेल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज क्रेडिट और इसकी रूरल एरियाज में जरूरत क्यों पड़ती है। दिस क्वेश्चन केम इन CBSE 2011। वेरी इजी क्वेश्चन। सो बेसिकली क्रेडिट क्या है, क्रेडिट एक उधार है, एक तरह का लोन है। जिस किसी से भी हम ये उधार लेते हैं वो हमें या तो मनी देता है या कोई सामान देता है या फिर किसी तरह की हम सर्विसेज लेते हैं, और बदले में हम उसे कोई सिक्योरिटी देते हैं, और ये प्रॉमिस किया जाता है कि विद इन स्पेसिफिक टाइम हम उसके पैसे विद इंटरेस्ट लौटा देंगे। अब सबसे ज्यादा क्रेडिट की जरूरत किसको पड़ती है, फार्मर्स को पड़ती है। वाई? क्योंकि उन्हें करनी होती है क्रॉप प्रोडक्शन। अब जब किसी भी किसान को एक फसल लगानी है तो उसके लिए उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ अ लैंड इक्विपमेंट,
और इन सभी चीजों के लिए किसान को पैसों की जरूरत पड़ती है और मोस्टली किसान जो है वो गरीब होते हैं, उनके पास एक साथ इतने पैसे नहीं होते। सो जो फार्मर्स हैं वो लेंडर से उधार ले लेते हैं और जैसे ही उनकी फसल तैयार हो जाती है उसे बेचकर वो उसके पैसे विद इंटरेस्ट वापस कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन इस चीज पर डिपेंड करती है कि जो किसान की फसल है उससे उसको कितनी इनकम हुई है। समटाइम्स उसको अच्छी इनकम हुई है तो वो पूरा लोन पे कर देता है, अगर इनकम अच्छी नहीं हुई है तो उसका लोन बीच में ही रह जाता है और फिर उसे और भी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। द आरबीआई प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द फॉर्मल सेक्टर लोन्स। सो फॉर्मल सेक्टर के अंदर जितने भी हमें लोन मिलते हैं उसको सुपरवाइज करता है आरबीआई। हमें उसका रोल एक्सप्लेन करना है। सो आंसर इज आरबीआई का काम है सुपरविजन करने का। जितने भी फॉर्मल रिसोर्सेज हैं उसकी सुपरविजन करता है आरबीआई। और जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका काम होता है जितना भी उनके पास पैसा है, जितना भी डिपॉजिट आया है उसमें से उनको मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है और इसको सुपरवाइज करता है आरबीआई। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई का कि उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने भी बैंक्स हैं वो लोन किसको दे रहे हैं, क्या वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को दे रहे हैं या ट्रेडर्स को दे रहे हैं, क्योंकि लोन जो है वो सबके लिए जरूरी है। तो आरबीआई इस चीज पर चेक रखता है कि जो स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं, छोटे लेवल के किसान हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल बोरोवर्स हैं, उन सबको भी लोन रेगुलर मिलता रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जितने भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो लोन प्रोवाइड करता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई डिसाइड करता है। इसीलिए जो फॉर्मल सेक्टर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज क्वाइट लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर अकाउंट होल्डर। हम एक दूसरे को कैसे मनी ट्रांसफर करते हैं? वेरी इजी। दिस केम इन सीबीएसई 2016। पहले हम जब मनी डिपॉजिट करवाते थे किसी के अकाउंट में तो हम बैंक जाते थे, एक फॉर्म भरते थे और तब वो मनी किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट होती थी और उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता था। लेकिन आजकल हम बहुत जल्दी मनी ट्रांसफर कर लेते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ चेक। हम बैंक जाएंगे, एक चेक भरेंगे और जिसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं उसकी डिटेल्स भरेंगे एंड विद इन सम टाइम वो मनी ट्रांसफर हो जाती है। सेकेंड इज जो कि सबसे ज्यादा आजकल लोग यूज करते हैं दैट इज नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में विद इन मिनट्स जो मनी है वो दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और इसके अलावा आजकल बहुत सारी एप्स हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ऑल द यूपीआई पेमेंट्स, इसके थ्रू भी हम क्विक ट्रांसफर करते हैं। एंड नेक्स्ट इज डिमांड ड्राफ्ट। हम बैंक में जाके फिर से फॉर्म डिपॉजिट करते हैं और जिसके अकाउंट में हमें पैसे भेजने हैं उसकी डिटेल्स फिल करके हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं और उसी टाइम वो मनी अकाउंट होल्डर के नाम पर चली जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज। या फिर आपको आ सकता है What are the two categories of sources of credit? Mention 4 features of each. So हमें formal sources और informal sources को differentiate करना है, तो हमने ऐसे division कर लिया और हम इसको points में answer देंगे. So first is formal resources. All the formal resources work under Reserve Bank of India. Second point, rate of interest बहुत ही कम होता है और जितने भी rules and regulations हैं वो they are formed by government. और formal credit के main sources हैं commercial banks and cooperative banks. Now on the other hand, informal sources of credit. So very first difference is they do not work under government organization. इनके ऊपर government के कोई भी rule लागू नहीं होते. Second difference, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा होता है। थर्ड इज यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, हर लेंडर के अपने रूल्स होते हैं। एंड लास्ट इज यहाँ पर जो है मेनली बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं लेकिन यहाँ पर हम रिलेटिव से, मनी लेंडर्स, किसी भी बिजनेसमैन या ट्रेडर से लोन ले सकते हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट came in 2011, 14, 18, 15, 16 and 16D paper. So this is the most repeated question. Question is, cheap and affordable credit is crucial for the country's development. अगर कंट्री के लोगों को बहुत ही सस्ता लोन मिल रहा है तो उससे कंट्री की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी। We have to explain this. So answer is, सबसे ज्यादा लोन की जरूरत किसको पड़ती है? फार्मर्स को पड़ती है। अगर फार्मर्स को सस्ते रेट पर लोन नहीं मिलता तो वो क्या करेंगे? वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेंगे और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है और इसकी वजह से जो उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बहुत हाई पड़ेगी और जब रीपेमेंट ऑफ लोन की बारी आएगी तो फार्मर्स उस सब को रीपे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी इनकम बहुत ही कम होती है और इस तरह से जो फार्मर है वो डेब्ट के जाल में फंस जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है। सेकेंड इज,
चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट और किसको जरूरत पड़ती है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो भी किसी ना किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। अगर सस्ता लोन मिलता है तभी वो रॉ मटेरियल और बाकी इनपुट्स को इजीली बाय कर सकते हैं और उन्हें इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? कंट्री की डेवलपमेंट होगी। एंड लास्ट इज, फिर से हम इंडियन फार्मर्स के बारे में बताएंगे कि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिच नहीं होते, मोस्ट ऑफ देम आर पुअर और उनके पास सरप्लस सेविंग्स नहीं होती। तो जैसे ही उनका क्रॉप प्रोडक्शन का टाइम आता है उन्हें सस्ते लोन की जरूरत होती है। एंड लास्ट इज, जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं उनको अगर सस्ता लोन मिलता है तो वो बहुत इजीली स्मॉल स्केल यूनिट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई डू रूरल बोरोवर्स डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट? मोस्टली जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें इनफॉर्मल सोर्सेज से उधार क्यों लेना पड़ता है? वी हैव टू मेंशन द रीजंस। सो आंसर इज, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। हर गांव में पहली बात तो बैंक ही नहीं है, सिर्फ कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बैंक्स अवेलेबल हैं, जबकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं वो हर विलेज में इजीली मिल जाते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर किसी भी बैंक से आपको लोन अप्लाई करना है तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है और बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। उसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड मेन थिंग इज, जो बहुत ही पुअर पीपल हैं उनके पास किसी भी तरह का कोई कोलेटरल होता ही नहीं है कि वो किसी चीज को सिक्योरिटी के लिए रख सके। तो वो क्या प्रेफर करते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज के पास चले जाते हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। थर्ड थिंग इज, जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, उन्हें किसी भी तरह के कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही आपको इंटरेस्ट पर पैसे दे देते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो फॉर्मल सोर्सेज हैं, बैंक्स हैं, वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आप लोन किस पर्पस के लिए ले रहे हो। लोन सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही दिया जाता है, लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उन्हें रीजन से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें किस चीज से मतलब होता है? सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आप किसी भी चीज के लिए लोन ले रहे हो, वेदर इट इज प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, आपको लोन मिल जाता है। लास्ट स्टेज हम क्या कंक्लूड करते हैं, जो फॉर्मल सोर्सेज हैं, बैंक्स हैं, उनसे लोन लेना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है, बहुत लंबा टाइम लगता है, जबकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज है वो सबसे इजीएस्ट वे है लोन लेने का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट केम इन 2008, 9, 15 एंड 16। तो सबसे पहले SHG, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो अपनी हेल्प खुद करते हैं ग्रुप बनाकर। सो क्वेश्चन इज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों बनाए गए हैं और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं? तो आंसर इज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव 15 to 20 मेंबर्स। अगर 15 से 20 मेंबर इकट्ठे हो गए हैं तो वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये सभी लोग एक ही गांव के होते हैं, दे बिलोंग टू सेम विलेज। सेकेंड इज, इनका मेन मोटिव क्या होता है? ये ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं? इनका मेन मोटिव है टू पूल द सेविंग्स, मीन्स ये जितने भी मेंबर्स हैं ये सब सेविंग्स को इकट्ठे मिलकर करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, पर मेंबर सेविंग कितनी होनी चाहिए? इससे रिलेटेड कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस मेंबर की जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो सेविंग कर सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज, जब इन मेंबर्स को सेविंग करते हुए 1 या 2 साल हो जाते हैं, देन दे आर एलिजिबल फॉर बैंक लोन्स ऑल्सो। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो जो लोन है वो किसके नाम पर सैंक्शन होगा? वो सैंक्शन होगा पूरे ग्रुप के नेम पर। और ये लोन किस लिए लिए जाते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोन लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल 15 से 20 लोग अगर मिलकर सिलाई का काम शुरू करना चाहते हैं तो वो जाकर बैंक से लोन ले सकते हैं। रिसेंटली इसके एग्जांपल्स देखे गए हैं कि कुछ कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन प्रोवाइड किए हैं और उसका पर्पस क्या था? पर्पस इज, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें कहीं से भी अपनी जमीन छुड़वानी थी तब उन्हें लोन मिला। उनके जो वर्कर्स हैं उनको कैपिटल की जरूरत थी, हाउसिंग मटेरियल की जरूरत थी, कोई भी एसेट खरीदना है, जैसे मैंने अभी आपको स्विंग मशीन्स का एग्जांपल दिया था, हैंडलूम्स, केटल, ऐसा कुछ भी खरीदना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक की तरफ से लोन मिल जाता है। और इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय विमेन। और इसका एक और मोटिव है, जितनी भी विमेन इसका पार्ट होती हैं वो सब किस लिए इसका पार्ट बनी है? दे वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब भी इनकी रेगुलर मीटिंग्स होती है बहुत सारे सोशल इश्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, डाउरी रिलेटेड इश्यूज,
domestic violence, child marriage, etc. So this is all about the functioning of self-help groups. Next is question number 19. This is the third last question of the chapter money and credit. उसके बाद हम next chapter करेंगे. So the question is describe the sources of formal and informal credit in India. तो हमें formal और informal दोनों को explain करना है. So first is cooperatives and commercial banks. So 1990 से पहले रूरल इंडिया में informal credits का ज्यादा जोर था. फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, रूरल लोग इन्हीं से ज्यादातर क्रेडिट लेते थे. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रूरल बैंक्स, धीरे धीरे रूरल एरियाज में भी बैंक्स बन गए, तो अब जो क्रेडिट लेना है वो बहुत इजी हो गया. मोस्टली रूरल एरियाज में आजकल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिससे कोई भी जो किसान है वो इजीली लोन ले सकता है. तो आजकल 50% लोग जो लोन लेते हैं वो या तो कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं या फिर कमर्शियल बैंक से. पहले गांव के लोग सिर्फ इनफॉर्मल सोर्सेज से उधार लेते थे, लेकिन आजकल फॉर्मल सोर्सेज भी आ गए हैं गांव में, तो उनके लिए बहुत ही इजी हो गया है. सेकेंड इज प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स. रूरल एरिया में ये लोग आज भी बहुत फेमस है, क्योंकि जो किसान है जब भी उसे लोन लेना है वो बहुत जल्दी में होता है. किस लिए लोन लेना होता है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. जो एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स हैं ये रूरल एरियाज में ही रहते हैं, तो इनसे लोन लेना बहुत इजी हो जाता है. लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, पर फिर भी लोग इनसे लोन क्यों लेते हैं? बिकॉज ये बिना किसी कोलेटरल, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे देते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज लोन प्रोसीजर बहुत इजी होता है, इसीलिए लोग इनको जल्दी अप्रोच करते हैं. थर्ड इज गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सोर्सेज. आजकल यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है. फॉर एग्जाम्पल किसान क्रेडिट कार्ड. किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छी स्कीम है. जितनी भी लैंड एक किसान के पास है उसके अकॉर्डिंग उसको लोन मिल जाता है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है. लास्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ये हमने अभी अभी किया था. जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. फॉर्म्स ऑफ करेंसी हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस सिंस अर्ली टाइम. जो भी करेंसी है उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कितने चेंजेस आए हैं? वी हैव टू एक्सप्लेन दिस, एंड दिस क्वेश्चन केम इन 2014 एंड 15. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आंसर इज जब तक हम कॉइन्स यूज नहीं करते थे उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिसे हम एज अ मनी यूज करते थे. फॉर एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में इंडियंस क्या यूज करते थे? ग्रेन्स यूज करते थे, कैटल्स यूज करते थे, और इसके बदले में जो उन्हें सामान चाहिए होता था उसे वो खरीद लेते थे. सो बार्टर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते थे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करते थे. अब बार्टर सिस्टम के बाद जब राजा महाराजाओं का टाइम आया तो क्या आ गए? मेटेलिक कॉइन्स. कौन कौन से कॉइन्स यूज होते थे? गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स. और इन कॉइन्स का यूज भी काफी लंबे समय तक किया गया है. और अब मॉडर्न इंडिया में क्या करेंसी है? मॉडर्न इंडिया में है करेंसी ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. तो आजकल जो करेंसी की फॉर्म है वो नोट्स में है. नोट्स किसके होते हैं? पेपर नोट्स और कॉइन्स के. तो जो हम नोट्स यूज करते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, दे आर ऑफ 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड सो ऑन. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 21. ये फिर से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में. उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस हैं. क्वेश्चन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब काम करते हैं तो दे एंजॉय अ लॉट ऑफ फ्रीडम. तो उनके काम करते टाइम वो कौन कौन सी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं हमें उसके बारे में बताना है. तो आपने क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस करने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए और कितना अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए. दे आर फ्री टू डिसाइड. जितने मर्जी मेंबर रखें और जितना मर्जी अमाउंट डिपॉजिट करें. सेकंड इज सेविंग्स और लोन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उसका जो भी डिसीजन लिया जाता है वो उसके ग्रुप मेंबर्स लेते हैं. सो दे आर फ्री टू टेक दिस डिसीजंस. थर्ड थिंग इज ग्रुप के पास ही ये पावर होती है कि वो डिसाइड करेगा लोन किसको देना है, किस पर्पस के लिए देना है, कितना अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा, कितना इंटरेस्ट लेना है और रीपेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा. तो इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सारी फ्रीडम एंजॉय करते हैं. फोर्थ इज अगर कोई भी मेंबर टाइम से लोन वापस नहीं करता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर हैं वो उसको सीरियसली फॉलो करते हैं. एंड लास्ट इज अगर किसी को भी लोन चाहिए और उसके पास कोलेटरल नहीं है, कोलेटरल मींस सिक्योरिटी, और उसके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनकी हेल्प करते हैं लोन लेने में. और इसके अलावा जब भी इनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, डाउरी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इससे रिलेटेड जो भी जरूरी फैसले होते हैं वो भी ये सारे मेंबर्स मिलकर रहते हैं.
So this is all about freedom of self-help groups. Next chapter of economics, that is globalization and the Indian economy. So सबसे पहले हम करेंगे short questions. Question number 1 is what is investment? Investment किसे बोलते हैं? Investment वो मनी होती है जो हम assets को खरीदने के लिए लगाते हैं. For example, assets such as land, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट. जो भी पैसा हम इन्हें खरीदने के लिए लगाते हैं इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? दिस क्वेश्चन केम इन सीबीएसई 2016. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस जब एक कंट्री के लोग या वहां की कंपनी कहीं और जाकर इन्वेस्टमेंट करे तो उसे बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अनदर एग्जांपल इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मींस अगर बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ की इन्वेस्टमेंट कर रही है तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन और प्रोड्यूसर्स के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन होने से कंज्यूमर्स को क्या फायदा है? दिस क्वेश्चन केम इन सीबीएसई 2016. तो जब मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है उससे हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें ये फायदा है बहुत ज्यादा वेराइटीज मिल जाती हैं. एंड सेकंड थिंग इज जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन है तो वो ट्राई करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे क्योंकि उसी को लोग खरीदेंगे. तो हमें क्या फायदा है? हमें क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है एंड एट लोअर प्राइसेस. फॉर एग्जांपल आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है कि ऑनलाइन जो साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हम इस पर जब शॉपिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे ब्रांड्स की चीजें सस्ते रेटों पर मिल जाती है. सो इसका क्या रिजल्ट है? बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन है उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है. क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी ब्रांड की चीजें थी वो हम बहुत कम बाय कर पाते थे क्योंकि वो हमारे पहुंच के बाहर होती थी, बहुत महंगी होती थी. लेकिन अब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हम उसे इजीली बाय कर सकते हैं और इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया है. नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? दिस क्वेश्चन केम इन सीबीएसई 2016. ग्लोबलाइजेशन कहते किसको है? इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है उसको इकट्ठा कर देना, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देना. इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उन सबको आपस में कनेक्ट कर देना, दिस इज ग्लोबलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा है? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड. सभी कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकती हैं. कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस बॉर्डर. जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो सभी कंट्रीज आपस में शेयर कर सकती हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स? दिस क्वेश्चन केम इन सीबीएसई 2015. ट्रेड मींस बिजनेस, व्यापार, और बैरियर्स मींस उस पर कोई ना कोई रोक लगा देना. सो द आंसर इज any kind of restriction which is imposed by the government of a country is known as trade barrier. For example, किसी भी कंट्री से जब हमारे यहाँ कुछ सामान आ रहा है, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, दिस इज नोन एज ट्रेड बैरियर. फॉर एग्जाम्पल चाइना से इंडिया में बहुत सारा सामान आता है और उस सामान पर अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैरियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. How do the MNCs help in the growth of local companies? MNCs means multinational companies. ये companies local companies की growth में कैसे help करते हैं? This question came in 2011 and 2013. अब multinational company होती क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर एक ही कंट्री में होता है लेकिन इसकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में होती हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, कोका कोला, पिज्जा हट, इन सब के हेडक्वार्टर्स इंडिया में नहीं है लेकिन फिर भी इनकी जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया में हैं. सो दिस इज अ मल्टीनेशनल कंपनी. सो ये लोकल कंपनीज की ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं? फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट. ये कंपनीज लोकल कंपनीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होती है. सेकेंड इज कैपिटल मीन्स मनी. इन्वेस्ट करने के लिए मनी देते हैं और मशीन्स देते हैं. मशीन्स का सबसे बड़ा क्या फायदा है? दे आर यूज फॉर फास्टर प्रोडक्शन. सो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन है उतनी ही ज्यादा सेल होगी और जितनी ज्यादा सेल है उतनी ज्यादा इनकम होगी. तो इस तरह से जो लोकल कंपनीज हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं. लास्ट इज मार्केट मीन्स जो प्रोडक्ट रेडी हो गया है उसको किस तरह से उसको सेल करना है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग इंक्रीज करनी है. सो विद द हेल्प ऑफ एमएनसीज जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने सामान को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने
फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारे बैरियर्स क्यों लगा दिए थे और ये लगाना क्यों जरूरी था? सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट केम इन 2008, 11, 12 and 14. So first point is to protect the producers within the country from foreign competition. So after 1947 when Britishers left India, जो Indian economy थी that was not stable. And in 1950s and 1960s छोटी छोटी इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप हो रही थी. So Indian government ने ये डिसाइड किया था this is not the right time कि यहाँ पर foreign competition भी आ जाए because economy was not stable. So it was decided by Indian government कि जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं सिर्फ उनको ही इम्पोर्ट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी एंड फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट टू एस्टैब्लिश बेसिक इंडस्ट्रीज. इन 1991 जब पीवी नरसिम्हा राव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह एलपीजी का कंसेप्ट लेके आए थे. एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. और ये कंसेप्ट किस लिए लाया गया था? इट इज अ राइट टाइम दे शुड फेस द कंपटीशन. किस लिए? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन टू फॉरेन प्रोड्यूसर्स. एंड लास्ट पॉइंट इज टू चेक फ्लो ऑफ गुड्स. अब जो गवर्नमेंट है वो तरह तरह के ट्रेड बैरियर्स क्यों लगा देती है? दे आर इम्पोज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड. गवर्नमेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम कि हमें कौन से सामान की किस टाइम पर किस कंट्री से जरूरत है और कितना सामान हमारी कंट्री में किस कंट्री से आना चाहिए और किसे किस टाइम पर रोकना है. These all things are checked by Indian government. Next question is question number 8. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कैसे प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं? This is a very important question. It came in 2008, 2009, 10, 11, 14, 15, 16. बहुत सालों तक ये रिपीटेडली आता रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो द आंसर इज मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करती है? फर्स्ट इज बाय जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर मींस लोकल कंपनीज के साथ मिलके काम करती है. बट इस जॉइंट वेंचर में जो ज्यादा फायदा होता है वो लोकल कंपनी को होता है. कैसे? सबसे पहले जो एमएनसीज हैं वो लोकल कंपनीज को मनी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करती हैं ताकि वो न्यू मशीन्स खरीद सके और उनकी जो प्रोडक्शन है वो फास्टर रेट पर हो सके. सेकेंड इज लोकल कंपनीज को एमएनसीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं. सो फर्स्ट वाज द जॉइंट वेंचर. सेकेंड इज बाय बाइंग लोकल कंपनीज. सो मोस्टली एमएनसीज का ये रूटीन होता है कि जो आसपास की छोटी छोटी लोकल कंपनीज होती है वो उनको सबसे पहले बाय कर लेते हैं और उसके बाद अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करते हैं. एंड लास्ट इज उनका एक अलग तरीका है बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स. जिस भी कंट्री में एमएनसी को एस्टेब्लिश किया जाता है वहां के आसपास के जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स है उनको काम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स, ये कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं और इन प्रोडक्ट्स को जो एमएनसीज हैं वो ऑर्डर करके बाय कर लेती हैं और जब इनको सेल करना होता है तो वो अपना नाम दे देती हैं. तो उसके बाद जब वो इसको सेल करती हैं तो उन्हें इसके डबल या ट्रिपल प्राइस मिल जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Mention any 4 locational factors of the MNCs. This is a very important short question. अगर किसी भी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री में एमएनसी को एस्टेब्लिश करना है तो वो कौन से लोकेशनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं? इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है. व्हाट डू यू मीन बाय एमएनसी एंड डिस्क्राइब एनी 4 फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सेट अप एमएनसी. सो एमएनसी क्या होती है? ये एक कंपनी होती है जिसका हेडक्वार्टर एक कंट्री में होता है लेकिन इसकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में खोली जाती हैं टू कंट्रोल द प्रोडक्शन. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? सबसे पहले देखा जाता है क्लोजनेस टू मार्केट ताकि जो भी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसको इजीली बेचा जा सके. सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि लेबर जो है वो चीप होनी चाहिए, सस्ते रेट पर लेबर मिल जाए और वहां पर स्किल्ड वर्कर्स भी हों और अनस्किल्ड वर्कर्स भी हों. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत चीप रेट्स पर लेबर्स अवेलेबल हैं. थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर द रिसोर्सेज जिसके अकॉर्डिंग एमएनसी को एस्टेब्लिश किया जाता है. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है तभी एमएनसी को एस्टेब्लिश करने में उनको फायदा है. अदरवाइज क्या होगा कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगी और उनको प्रोडक्शन में कोई भी फायदा नहीं होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उन पर क्या प्रभाव पड़ा है? दिस क्वेश्चन केम इन सीबीएसई 2014. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर सबसे बुरा असर पड़ा है.
कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनाए जाते थे, फॉर एग्जांपल बैटरीज, कैपिस्टर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल, ये ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने आके अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। जो स्मॉल स्केल कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल बहुत ही कम हो गई, क्योंकि मोस्टली लोगों में ये ट्रेंड है कि हर कोई ब्रांडेड चीज को बाय करना पसंद करता है। सो दिस इज द रीजन दैट सेवरल यूनिट्स आर शट डाउन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं और बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, काफी सारी ऐसी स्मॉल स्केल कंपनीज हैं जिसको एमएनसीज ने बाय कर लिया है और अब वो उनके प्रोडक्ट्स को अपना नाम देके सेल करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज, जो एमएनसीज हैं उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो वो जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसकी उनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है और उसका रेट बहुत ही रीजनेबल होता है। इसी वजह से जो लोकल मार्केट के आर्टिस्ट हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सब अपनी जॉब्स खो चुके हैं। इसका एक एग्जांपल है कि हाथ से बनी हुई कोई भी चीज महंगी मिलती है और जो मशीन से बनी हुई चीज है वो सस्ती मिलती है। लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो सस्ती और दिखने में भी अच्छी हो, और जो मोस्टली मशीन मेड चीजें होती हैं वो हमें रीजनेबल रेट पर मिल जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? सो आंसर इज, फर्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई भी एमएनसी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन में आके अपने आप को सेटअप करती है, उसका हमें क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा है कि वो अपने साथ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और कैपिटल लेके आती है। जितने भी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास कैपिटल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें, और इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो थी। बट जैसे ही 1991 के बाद एमएनसीज आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, तो उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई। अब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे तेज हो गई? फॉर एग्जाम्पल, जो भी कंपनी आती है या कोई भी कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है तो वो एसेट्स बाय करती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे लैंड खरीदी, बिल्डिंग बाय की, मशीन्स लगाई, बाकी इक्विपमेंट्स खरीदे, तो उन्होंने क्या किए? यहाँ के इन्वेस्टमेंट करी है, और जब यहाँ के इन्वेस्टमेंट करी है, उनका पैसा यहाँ पे लगा है, तो उससे हमारी कंट्री को फायदा हुआ है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को अपनी कंट्री की करेंसी में चेंज करना। सो 1990 से पहले हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटीज बहुत ही कम थी, और जैसे जैसे इंडिया में एमएनसीज की एंट्री बढ़ती गई, फॉरेन एक्सचेंज भी यहाँ पर सरप्लस हो गया है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं? जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत लार्ज अमाउंट में ऑर्डर देते हैं, तो इस तरह से जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं उनको काम मिलता रहता है, उनका सामान एमएनसी के पास जाता है और एमएनसी उसको अपना ब्रांड नेम देके आगे सेल कर देती है। तो इस तरह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी ग्रोथ होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। एमएनसीज के आने से किस चीज में हेल्प हुई है? कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो अपना सामान दूसरी कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी छोटी कंट्रीज ने अपना सामान दूसरी कंट्रीज में बेचना स्टार्ट कर दी है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एमएनसीज दे सेट अप डोमेस्टिक मार्केट्स इन अदर कंट्रीज। एंड लास्ट इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स। जो भी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना सामान दूसरी कंट्रीज में जाकर भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहां पर भी इंडियन प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि फॉरेन कंपनीज आगे इंडिया में इन्वेस्ट करें? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट केम इन सीबीएसई 2014, 11 एंड लेटेस्ट 2016. So government attracts foreign investments in the following ways. So these are the steps taken by Indian government. First is स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जिसमें एमएनसीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल, चीप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड,
transport, storage, recreational and educational facilities. Second is flexible labor law. अगर कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ अगर इन्वेस्ट करती है या अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करती है तो उसके लिए जो लेबर लॉज है उनको बहुत फ्लेक्सिबल किया गया. So इस तरह से these companies can hire workers easily according to their norms. जो भी लेबर्स को वो हायर करेंगे वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पर इम्पोज कर सकते थे. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स. सो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा काम किया कि जो भी बैरियर्स ट्रेडर्स पर लगाए गए थे दे आर रिमूव्ड. सो इन दिस वे फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड गुड्स could be imported and exported easily. अब अगर हमें फॉरेन से कोई भी सामान मंगवाना है या फिर वहां पर भेजना है तो उसके ऊपर सभी टैक्स हटा लिए गए थे. एंड दिस हेल्प्स इन फॉरेन कंपनीज टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज इन इंडिया इजीली. नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो इस पॉलिसी को लेकर आए थे जिसे बोला जाता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स टू गिव लिबर्टी इन ट्रेड. कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर या ट्रेडर इंडिया में बिजनेस करना चाहता है तो उसको हर तरह की लिबर्टी दी गई थी. प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी फर्म जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में थी उन्होंने वो चीजें प्राइवेट हाथों में दे दी, प्राइवेट कंपनीज को दे दी. इससे क्या फायदा हुआ? इससे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से डेवलप हो गई. एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द कंट्रीज. जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको आपस में इंटरनली कनेक्ट किया गया. सो इस तरह से अब कोई भी कंट्री अपना सामान बाकी सभी कंट्री में सेल कर सकती थी और वहां से सारा सामान अपनी कंट्री में मंगवा सकती थी. एंड लास्ट स्टेप विच इज टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट इज अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस. नाउ अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज नीड लाइसेंस टू ऑपरेट. सभी इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत अब नहीं थी. So these are the steps taken by Indian government. Next is question number 13, most important question. It is almost repeated in every board exam. So we have to explain how the opening of foreign trade results in connecting the markets in different countries. Foreign trade की वजह से जो different countries की markets हैं वो कैसे एक ही platform पर integrate हो गई. So answer is first point, main channel for connecting countries. Foreign trade की वजह से एक main channel बन गया जिससे एक country दूसरी country में और दूसरी country तीसरी country में जाकर trade कर सकती है. इससे क्या हो रहा है कि हर country अपने यहाँ की मार्केट अलग अलग कंट्रीज में जाकर डेवलप कर सकती है और इसी तरह बाकी जगह की कंट्रीज हमारी कंट्री में आके अपनी मार्केट डेवलप कर सकती है. सो दिस हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द मार्केट्स. सेकंड इज एक्सपेंशन ऑफ लोकल मार्केट. फॉरेन ट्रेड की वजह से ही जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनकी हेल्प हुई कि वो अपने कारोबार को और ज्यादा बढ़ा सकते थे अपनी कंट्री में भी और दूसरी कंट्रीज में भी. नेक्स्ट इज ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया है तो हम अपने यहाँ का बिजनेस किसी भी दूसरी कंट्री में जाके ओपन कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारी बिजनेस चेन बन जाती है. हमने अपनी होम कंट्री से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर दूसरी जगह ब्रांच खोली और इस तरह से हमारी जो बिजनेस चेन है वो अलग अलग कंट्री में जाकर सेटअप होती रही. सो इट हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज बेटर चॉइस फॉर द बायर्स. जब बाहर की कंट्रीज आकर हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती हैं तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर्स को क्या फायदा है? कंज्यूमर को बहुत सारी वैरायटी मिलती है और जो सामान है वो बहुत सस्ते रेट पर मिल जाते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स. एंड अनदर थिंग इज अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेट हो गए हो, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तो वहां पर भी आप अपनी होम कंट्री के प्रोडक्ट्स को इंजॉय कर सकते हो. नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस. जब मार्केट में एक ही तरह का प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी सेल करती हैं तो उन्हें अपना प्राइस दूसरी कंपनी के अकॉर्डिंग इक्वल रखना पड़ता है या फिर उससे कम रखना पड़ता है, तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेगा. बिकॉज लोग प्रेफर करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा भी हो और सस्ता भी हो. एंड लास्ट इज कंपटीशन. अब बिजनेस चाहे खुद की कंट्री में है या आप बाहर जाके बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड प्रमोट्स कंपटीशन. आपको हमेशा दूसरे ट्रेडर के साथ compete करना पड़ता है. अगर आप compete नहीं करेंगे तो योर बिजनेस विल फेस लॉसेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ और तेज हो गई. दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स.
So the answer is, so what is information and communication technology? It is a technology which handles communication. इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक जगह से बैठकर दूसरी जगह बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें इसमें कवर होती हैं. सो आईसीटी का सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि लास्ट 50 इयर्स में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है. कैसे? क्योंकि अगर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसके बहुत सारे सोर्सेज इम्प्रूव हो गए हैं और आप साथ साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह तक कितनी देर में पहुंचेगा. और इसके अलावा किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है. एंड इट ऑल्सो लोअर्स द कॉस्ट to transport the product from one place to other. Second is ICT की वजह से now it is become easier that you can access information instantly. आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम फटाफट उसको गूगल करते हैं और उसी टाइम हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, हम चाहे किसी भी रिमोट एरिया में रहते हैं, किसी भी कंट्री के किसी भी रिमोट एरिया से आप किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ आईसीटी हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि आईसीटी की वजह से ग्लोबलाइजेशन सबसे ज्यादा बढ़ी है. व्हाई? बिकॉज वी कैन कनेक्ट टू एनीवन विद इन सेकेंड्स. और आईसीटी से हमारी क्या हेल्प होती है? हम विद इन मिनट्स कोई भी डाटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं. और आईसीटी का सबसे बड़ा फायदा तो हुआ है बिजनेस में. मोस्ट ऑफ द एमएनसीज दे कैन एक्सपैंड देयर मार्केट थ्रू आउट द वर्ल्ड. कैसे? वो अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रमोशन करते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाते हैं, तो इससे जो उनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है. एंड लास्ट इज बहुत सारी सर्विसेज जो पहले बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती थी अब वो बहुत ही चीप हो गई हैं. फॉर एग्जाम्पल data entry, accounting, administrative tasks, engineering, now they are done at cheaper rates in countries. For example, money transfer करना है, that is such an easy task. आज के टाइम में कोई भी मनी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह विद इन अ मिनट कर सकता है. और इसके अलावा मार्केट को लिंक करना, एडवर्टीजमेंट्स देना, कस्टमर केयर सेंटर्स खोलना, ये सब भी आजकल बहुत ईजी हो गया है. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ आईसीटी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. What is liberalization? What steps were taken by the government to liberate the Indian economy? So सबसे पहले हम liberalization को explain करेंगे. Liberalization means जब गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल किसी भी इकोनॉमी से हटा लेती है. मीन्स कोई भी बाहर की कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स उनके यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं. 1991 जब एलपीजी आई उससे पहले इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स पर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई थी. लाइक उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, प्राइस कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में था, और किसी भी सामान को अगर वो अपनी कंट्री से यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था. और इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो गई थी. सो इन 1991 एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट वाज डिसाइडेड टू लिफ्ट ऑल द अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस. जितने भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी उन सबको हटा लिया गया था. नाउ दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर एग्जम्प्ट फ्रॉम द लाइसेंसिंग. अब इंडिया में इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी. सेकेंड इज नाउ इंडस्ट्रीज आर फ्री टू एक्सपैंड एंड प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट. इससे पहले अगर कोई इंडस्ट्री अपना और काम बढ़ाना चाहती थी तो उसको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. बट नाउ आफ्टर 1991 जो भी इंडस्ट्री सेटअप करते थे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आके काम कर सकते थे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बिजनेस एक्सपैंड कर सकते थे. एंड थर्ड इज जो भी फॉरेन प्रोड्यूसर्स थे दे आर फ्री टू इम्पोर्ट. अगर वो अपनी कंट्री से यहाँ पर कोई भी सामान लाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मशीन्स या फिर रॉ मटेरियल, तो उसे भी वो विदाउट एनी टैक्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते थे. एंड लास्ट इज इंडस्ट्री इज ऑल्सो फ्री टू इम्पोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज. अगर हमें लगता है किसी और कंट्री में ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसे भी यहाँ पर इजीली इंपोर्ट किया जा सकता था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. What changes have occurred in India due to the adoption of the policy of liberalization, privatization and globalization?
सो 1991 में एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन इज कि एलपीजी के इंट्रोडक्शन से हमें क्या बेनिफिट्स हुए। इसमें आपको क्वेश्चन सिर्फ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, इन पर अलग अलग टॉपिक पे भी आ सकता है, बट द आंसर इज सेम एंड दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2008, 2018, 12, again 12, 14, 15, 14, 18. It is repeated many times. So must practice this question. So first benefit is variety of products. So जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, एलपीजी, बहुत सारी एमएनसीज ने हमारे यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना शुरू किया और इतनी सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और मॉल्स बनने की वजह से कंज्यूमर्स को क्या फायदा हुआ? They are getting variety and quality of products at cheaper rates. Next is डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ड्यू टू एलपीजी हमारी जो कंट्री थी वो क्या थी? डेवलपिंग कंट्री है और इसके पास कैपिटल नहीं थी और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है यहाँ के कम्युनिकेशन सेक्टर में। और जो भी बाहर की कंपनीज यहाँ पर आई हैं, मोस्टली प्राइवेट कंपनीज, दे आर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। एंड नेक्स्ट इज बूस्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एलपीजी की वजह से बाहर के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अब हमारी कंट्री इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बहुत फायदा हुआ। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज रिसीव्ड बाय इंडियन कंपनीज ड्यू टू एलपीजी। नाउ प्राइवेट सेक्टर्स आर also free to trade as per their needs. एलपीजी के बाद अब प्राइवेट सेक्टर्स बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के इंडिया आने के बाद यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज को भी बहुत फायदा हुआ। एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन दीज इंडियन कंपनीज नाउ emerged as MNCs, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस, नाउ दे हैव बिकम मल्टीनेशनल कंपनीज। लास्ट इज बूस्ट टू द सर्विस सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, बहुत सारे बिजनेस क्रिएट हुए और इन सब की वजह से यहाँ पर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी में भी बहुत बड़ा बूम आया। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल आफ्टर ग्लोबलाइजेशन दैट these services, data entry, accounting, administrative task, engineering, now they are cheaply done in our country. अब ये सारी सर्विसेज हमारी कंट्री में भी बहुत सस्ते रेट पर की जाती हैं और इनफैक्ट दे आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाउ हैव इंडियन मार्केट्स बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर्स? इंडियन मार्केट्स में रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन आई है, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम्स, प्लीज practice it. First point, एक्सपेंशन थ्रू एमएनसीज। तो इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है एमएनसीज के थ्रू। बहुत सारी फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ गई हैं, लाइक कोका कोला, नेस्ले, सैमसंग, वो लोग अपने प्रोडक्ट यहाँ आकर सेल कर रहे हैं। और इसी तरह से जो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक रेनबैक्सी, टाटा, रिलायंस, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन अदर फॉरेन कंट्रीज। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन थ्रू ट्रेड। जो भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं या बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो अब अपनी ही कंट्री में नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी अपने आउटलेट्स को ओपन कर सकते हैं और वो जितना चाहे वो सामान यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इन दिस वे इट हैज क्रिएटेड कॉम्पिटिशन फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स इन वन एंड अदर कंट्रीज। अनदर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन मार्केट इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। एलपीजी की पॉलिसी के बाद बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, एमएनसीज, इन सब ने आके इंडिया में इन्वेस्ट किया और अपनी फैक्ट्रीज, कंपनीज और इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया। एंड दिस ब्रॉट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन मार्केट। व्हाई? बिकॉज आफ्टर 1991 जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया था and it leads to Indian economic growth. And last point is about World Trade Organization. Indian market is also expanding with the help of World Trade Organization. Why? Because India इसका एक founder member है और World Trade Organization का main motive क्या है? To liberate trade. कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके इजीली बिजनेस कर सकती है। सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन द इंडियन मार्केट इन द रिसेंट ईयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। आई ट्राइड माय बेस्ट और हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस की है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू। बाय बाय।